अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरबिया इसराइल के साथ एक तारीखी डील करने जा रहा है। Normalization. It was a buzzword of 2020. A peace deal between Saudi Arabia and Israel. Saudi Arabia is seeking major concessions in सऊदी अरब की जानिब से इसराइल की तस्लीम की जानिब से सऊदी के बाद कुछ दीगर ममालिक की ये वो डील है जो किसी के और बिलखुसूस मुस्लिम दुनिया के वहम और गुमान में भी नहीं था। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये डील तारीखी डील क्यों है। आखिर क्यों 75 साल बाद सऊदी अरबिया जो कि मुस्लिम दुनिया का अमीर तरीन मुल्क और मुस्लिम दुनिया का लीडर तस्वर होने के बावजूद इसराइल के साथ अपने मामलात नॉर्मल करने जा रहा है। कौन सी बात सऊदी अरबिया को इसराइल तस्लीम करने पर मजबूर कर रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब हासिल करने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए। वीडियो की शुरुआत करते हैं इस कहानी की मरकजी किरदार इजराइल से। इसके लिए इजराइल की पूरी कहानी को जरा जानना होगा। 19वीं सदी तक फलस्तीन सुल्तानत उस्मानिया का हिस्सा था, जहां मुसलमान, ईसाई और यहूदी आबाद थे। इसी दौरान यूरोप में ज़ायनोस्ट मोमिन की बुनियाद रखी गई। ये एक ऐसी तहरीक थी जिसका मकसद पूरी दुनिया में यहूदियों को एक यहूदी रियासत के क़याम के जरिए मुत्तहिद करना था। इस मकसद के हुसूल के लिए फलस्तीन जैसी मुकद्दस सरजमीन का इंतखाब किया गया। यह मकाम यहूदियों के लिए द होली लैंड कहलाती थी। चुनांचे ऑटोमन का वर्ल्ड वॉर 2 हारने के बाद सारे यहूदियों ने यहाँ का इंतखाब किया और लोग जोक दर जोक यहाँ आबाद होने लगे। 1947 ईस्वी में बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए यूएन ने इस एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का सोचा। 55% एरिया ज्यूज को दिया गया और 45% एरिया फलस्तीन को दिया गया। अगर फलस्तीन की मैप को देखा जाए तो ये पार्ट वेस्ट बैंक है, जबकि दूसरे पार्ट को गाजा स्ट्रिप कहते हैं और ये दोनों पार्ट मिलकर बनते हैं फलस्तीन। अरब ममालिक को यूएन का ये पार्टीशन पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा एरिया फलस्तीन होना चाहिए। वहीं ज्यूज को इस पार्टीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं था और इसलिए 1948 में उन्होंने एक कंट्री एस्टेब्लिश की जिसका नाम इजराइल रखा। इजराइल के एस्टेब्लिश होने के बाद इजराइल और अरब ममालिक में काफी वॉर चलते रहे, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट का पूरा मैप बदलता रहा। 1948 में इजराइल की जुल्म व जबर और तशद्दुद के नतायज में फलस्तीनी इलाकों का बर्बाद हो जाना और तकरीबन 7 लाख फलस्तीनी लोग अपने घरों से मजबूरन दूसरी जगहों में मुंतकिल हुए। इसके अलावा इजराइल ने फलस्तीन में जबरदस्ती बंदूक की नोक पर बहुत सारे सेटलमेंट्स बनाए, जिसकी वजह से फलस्तीन कई जगहों से हाथ धो बैठे। मसलन इजरायली लोग वेस्ट बैंक में भी अंदर घुस गए और आज के दौर में इजराइल ने तकरीबन आधे से ज्यादा फलस्तीन पर कब्जा किया है। कि इस जुल्म व जबर की वजह से आज तक किसी भी मुस्लिम मुल्क ने इजराइल को तस्लीम नहीं किया है। तो आखिर क्यों 75 साल बाद सऊदी अरबिया इसराइल के साथ डील करने जा रहा है? उस मुल्क के साथ जो इस्लाम को धरती से मिटाना चाहता है, उस मुल्क के साथ जो 75 साल फलस्तीनियों पर जुल्म और जबर करता रहा। इस रीजन को जानने के लिए अब आते हैं इस कहानी के दूसरे किरदार सऊदी अरबिया के ऊपर। सऊदी अरबिया का महवर है एक शख्स और वो है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जिसको MBS भी कहा जाता है, जो कि साल 2017 में सऊदी वली अहद बन गया। गुजरे हुए तमाम सरबराहान की निस्बत शहजादा मोहम्मद बिन सलमान एक बोल्ड और एक मुनफरद सोच रखने वाला पहला वली अहद तस्वर हुआ। वली अहद बनने के बाद इक़्तिदार पर पंजे मजबूती से गाड़ने के लिए वली अहद ने करप्शन के इल्जाम में अपने ही शाही खानदान के बहुत से लोगों को पाबंद साल किया। सऊदी वली अहद का अगला और सबसे अहम इकदाम यह था कि वो सऊदी अरबिया को तेल के इन्हिसार से निजात चाहता था। याद रहे कि सऊदी अरबिया का 30-40% GDP तेल से जुड़ा हुआ है और 1970 से सऊदी अरबिया का ये प्लान है कि वो तेल के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम करे, क्योंकि इकोनॉमिक्स की दुनिया में तेल और कुदरती वसाइल पर ज्यादा इन्हिसार को रिसोर्सेज कर्ज कहा जाता है, जो कि किसी भी मुल्क के लिए लॉन्ग रन में फायदे की बात नहीं है। इस सिलसिले का अहम पहलू है 2030, जो कि साल 2016 में काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट अफेयर्स ने बनाया था, जो उस वक्त के नायब वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के अंडर काम करता था। 2030 विजन के 3 अहम पिलर्स ये हैं। नंबर 1, सऊदी अरब को मुस्लिम दुनिया का दिल बनाना। नंबर 2, सऊदी को एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनाना। नंबर 3, सऊदी को एक ऐसा मरकज बनाना जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को आपस में कनेक्ट करता हो। 2017 में वली अहद और फिर 2022 में वजीर आजम बनने के बाद MBS ने
विजन पर बहुत तेजी से और संजीदगी से काम शुरू किया। 2013 विजन को तकमील तक पहुंचाने के लिए MBS ने काफी लिबरल इकदाम उठाए, जिसको मुस्लिम दुनिया में काफी बुरी निगाह से देखा गया। इसके साथ सऊदी अरब को अपनी सिक्योरिटी और एनर्जी सेक्टर को मजीद बेहतर बनाने के लिए अमेरिका का साथ देना लाजमी था। दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस डील की तीसरी किरदार की तरफ। इस कहानी का तीसरा किरदार है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इस कहानी में अमेरिका के किरदार को समझने के लिए एक और लड़ाई का जिक्र करना बहुत जरूरी है। ये लड़ाई है सऊदी अरब और ईरान के दरमियान। पिछले 8 सालों से ईरान और सऊदी अरब के दरमियान यमन में एक प्रॉक्सी वॉर चल रहा था, जिसमें हजारों बेगुनाह लोग मारे गए और खुद सऊदी और ईरान को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। मिडिल ईस्ट में कदम जमाने के लिए और खुद को अमेरिका का अल्टरनेटिव ग्लोबल लीडर बनाने के लिए चीन ने ईरान और सऊदी के दरमियान इस साल मार्च में अमन का मुआहदा करवाया। इस मुआहदे के नतीजे में न सिर्फ सऊदी और ईरान के दरमियान सफारती ताल्लुकात बहाल हुए, बल्कि चीन को भी मिडिल ईस्ट में अपना किरदार बनाने का मौका मिला, जो कि अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आया। चीन के बढ़ते हुए असल रसूख का रास्ता रोकने के लिए और मिडिल ईस्ट में दोबारा अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए अमेरिका के लिए जरूरी था कि कोई ना कोई ऐसा इकदाम उठाया जाए जिससे अमेरिका की सऊदी और मिडिल ईस्ट के लिए हमदर्द दोबारा ताज़ा हो जाए। यहाँ वाशिंगटन को सऊदी और इसराइल के दरमियान डील की जरूरत पड़ी। इस डील की जरूरत सऊदी को अपना विजन 2013 पूरा करने के लिए पहले से तो था ही, लेकिन यहाँ रियाज को अमेरिका की मजबूरी से फायदा उठाने का मौका मिला। रियाज ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने यह बात रखी कि अगर अमेरिका चाहता है कि हम इसराइल के साथ डील करें तो अमेरिका को यह शराइत माननी होगी। नंबर 1, नेटो स्टाइल दिफाई मुआहदा, यानी सऊदी पर कोई भी बैरूनी अटैक अमेरिका पर अटैक होगा। नंबर 2, सेवल न्यूक्लियर का डील। नंबर 3, फलस्तीन मसले का हल। ये तीनों शराइत इंतहाई वजनी लेकिन नाकाबिले अमल लग रहे हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस कहानी के एक और अहम और आखिरी किरदार की तरफ। मैं बात कर रहा हूँ फलस्तीन की, जो कि कई दिहाइयों से इजरायली बर्बरियत का सामना कर रहा है। जब भी अरब ममालिक ने इजराइल को तस्लीम करने की बात छिड़ी है तो फलस्तीन ने इसकी खुली मजम्मत की है और एक आज़ाद फलस्तीन की बात खुली तौर पर की है। 2020 में जब अरब ने इजराइल के साथ मामलात नॉर्मल करने की बात की तो फलस्तीन ने इसको अपनी पीठ में चूरी मारने के मुदारात तस्वर किया। लेकिन इस बार फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास भी चालाकी से खेल रहे हैं। डील की खबर सुनकर फलस्तीन के 3 नुमाइंदे फौरन रियाज भेज दिए और अपने साथ डिमांड्स की एक लिस्ट भी लेकर गए। उनका ये मौक़िफ़ था कि बेशक सऊदी अरब इसराइल के साथ डील करे, लेकिन इन शराइत के ऊपर। वो शराइत क्या थी, मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, वेस्ट बैंक को मुकम्मल तौर पर फलस्तीन के हवाले किया जाए। नंबर 2, इसराइल वेस्ट बैंक के अंदर मजीद आबादी ना करे। नंबर 3, सऊदी अरब की तरफ से फलस्तीन को सालाना $200 मिलियन मिलने वाली इमदाद बहाल की जाए। नंबर 4, जेरूशलम में अमेरिका अपना सिफारतखाना दोबारा खोले। नंबर 5, इसराइल और फलस्तीन के दरमियान पीस टॉक्स को दोबारा शुरू किया जाए, जिसमें अमेरिका एक सालिस किरदार अदा कर रहा था। इस बार फलस्तीन ने एक अलग मुल्क की बात नहीं की, बल्कि एक हकायक पर मबनी शराइत की लेस सऊदिया को पकड़ा दी, क्योंकि फलस्तीन को पता था कि इस बार MBS का इस डील के लिए जो भूख है वो कई गुना ज्यादा है। इस साल अप्रैल में फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने जद्दा में MBS के साथ मुलाकात की और पिछले महीने अगस्त में सऊदी अरब ने फलस्तीन के लिए अपना सफीर भी मुकर्रर करके भेज दिया। इस दफ़ा मामलात स्मूथली और बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या नेतन्याहू की हुकूमत, जो कि इसराइल की तारीख में राइस मौज हुकूमत है, इस शराइत को मानेगा या नहीं। ये फैसला आने वाले वक्त पर छोड़ देते हैं कि क्या इसराइल और सऊदी के दरमियान ये डील मुमकिन हो जाएगा या नहीं, क्योंकि इस बार नेतन्याहू की UN जनरल असेंबली में जैसे ही अमन और डायलॉग पर मबनी जैसी स्पीच खत्म हुई तो चंद घंटों बाद इसराइल ने फलस्तीन पर मिसाइल दागे। दोस्तों, डील हुए हैं या नहीं हैं, लेकिन हमारी ये दुआ ज़रूर है और रहेगी कि हमेशा ऐसी पेशरफ्त हो जो फलस्तीन और उम्मत मुस्लिमा के हक में हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।